असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज आते हैं जी वापस अपनी रूटीन पे। सैर सपाटा बहुत हो गया बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हो गई। अब आ जाते हैं अपनी रूटीन पे। अच्छा, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। मुझे बताइएगा आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है, कौन कौन ऐसा सोचता है। मैं जब कभी मेरे घर मेहमान आए हों या मैं कहीं गई हूँ, हम लोग ज़्यादा देर के लिए, ऑफ़ कोर्स हम जब फैसलाबाद या लाहौर जाते हैं तो हम ज़्यादा दिन स्टे करते हैं, जैसे हफ़्ता हमें लग जाता है। उसके बाद जब मैं घर आती हूँ ना, तो फिर मुझे वो एक मॉम्स रिग्रेट में मैं चली जाती हूँ। जैसे काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने अपने बच्चों की तवज्जो नहीं की, इनके सरों पे ऑयल नहीं लगाया, इनकी पढ़ाई जो है निगलेक्ट हो रही है, या इनकी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं। तो मेरे दिमाग में ना ये सवाल जो है ना वो घूमते फिरते रहते हैं। अभी आपको पता है मेरे घर मेहमान आए हुए थे, माशाल्लाह 10-15 दिन हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, बीच में हम नारान भी चले गए, वहाँ पे इंजॉय किया, बच्चों को एक्सप्लोर करवाई चीज़ें। लेकिन जो एक एज़ अ मदर रिग्रेट चल रहा होता है, वो ये चल रहा होता है कि यार शायद हमने अपने बच्चों की तरफ सही से तवज्जो नहीं दी। खाना पीना तो बच्चों का चल रहा होता है, बच्चे नहा धो भी रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि कुछ प्रोडक्टिव बच्चे नहीं करे, जैसा कि इनके बालों में ऑयलिंग करना, और इनको प्रॉपर सप्लीमेंट्स देना, या इनकी डाइट की तरफ तवज्जो देना, या फिर इनकी पढ़ाई, कुरान हो गया, स्कूल की पढ़ाई होगी, वो निगलेक्ट हो रही है। मेरे साथ भी ये चल रहा था। जैसे ही मेहमान गए हैं, मैंने थोड़ा सा एक दिन स्पेंड किया है। एक दिन मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, उसके बाद ये नेक्स्ट दिन का के क्लिप्स हैं। जब मेहमान चले गए थे, तो मैंने सबसे पहले बच्चियों के सर पे तेल लगाया, क्योंकि मुझे हो रहा था कि इनके बाल ड्राई हो रहे हैं, तवज्जो नहीं दी जा रही। नहा तो ये डेली रही थी आलमोस्ट, तो लेकिन ये कि मैंने बालों में फिर तेल लगाया, और साथ में मैंने बारीक कंघी फेरी, क्योंकि आबो हवा बदलने से, पानी बदलने से, और हम लोग होटल में भी ठहरे थे, तो जुएँ वगैरह हो सकती थी। तो इस वजह से मैंने फिर उनका सर जो देखा कि कोई कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई जुएँ वगैरह होंगी तो मैं उनको साफ़ कर दूँगी। सो अब मैं बनाने लगी हूँ अपनी सब्ज़ी। खाना आज दोपहर का मैं बनाऊँगी आलू बैंगन। मैंने जैसे बताया कि मेहमान आए हुए थे और हम लोग भी वेकेशंस के लिए गए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा हम लोग ना गोश्त और चिकन इस तरह की चीज़ें खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा-सा इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, थोड़ा सब्ज़ी और दाल की तरफ भी आते हैं, बजट भी मैनेज करना है, और मैं कोशिश करूँगी कि घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो ही बनाऊँ, ताकि एक तो वो स्टॉक ख़त्म हो, दूसरा ये कि फिर मुझे बाहर से कोई चीज़ लानी ना पड़े, क्योंकि बजट मैनेज करना ना एक औरत का ही काम होता है, और घर में अवेलेबल चीज़ों को हमने यूज़ करना है। और जितना हम ऑफ़ कोर्स जब मेहमान आते हैं तो थोड़ा बहुत आपका बजट आउट हो जाता है, तो उसको फिर मैनेज हमने इसी तरीके से करना है। और दूसरा ये कि वैसे भी गोश्त खा खा के अब बस हो गई है, अब दिल करता है कि कोई अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ खाएं और दालें खाएं। गर्मी है, वैसे भी दाल चावल सब्ज़ी, चोपड़ी हुई रोटी, साथ में कोई चटनी हो जाए तो बहुत मज़े का लगता है। और मेरी अम्मी एक बात कहती हैं कि अगर आपने दाल सब्ज़ी भी बनाई हुई है ना, अगर आप किसी को हंसकर पेश करें, खुश अखलाक़ी से पेश करें, और उसको पूरे एहतमाम के साथ पेश करें ना, तो वो दाल सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। हम लोग दाल सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरी अम्मी लोग, और अब मेरे घर में बनती है। मेरे ससुराल में कम बनती थी दालें और सब्ज़ियाँ, लेकिन ये कि अब मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि एक तो अच्छी बनाने की मैं कोशिश करती हूँ, दूसरा ये कि अच्छे तरीके से बनाई हो, प्रॉपर लवाज़मात के साथ बनाई हो, तो ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्याज को सौटे करूँगी। मैं आपको रेसिपी थोड़ी सी शेयर करूँगी, क्योंकि हर किसी की ना रेसिपी डिफरेंट होती है, और आलू बैंगन की मेरी जो रेसिपी है वो बहुत सिंपल है, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, एक दफ़ा बनाइएगा ऐसे, क्योंकि आजकल हम लोग ना हर चीज़ में मसाला मिक्स ऐड कर देते हैं, चिकन क्यूब ऐड कर देते हैं, कोई ना कोई फ्लेवर का मसाला अगर पड़ा है पैकेट वो यूज़ कर लेते हैं। उससे ऑथेंटिसिटी जो होती है ना चीज़ की, वो ख़त्म हो जाती है। हम फिर मिस कर रहे होते हैं अपनी नानियों, दादियों, या अपनी अम्मी की रेसिपी की, यार वैसा खाना हमसे क्यों नहीं बनता, क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। हमारी जो अम्मियाँ थीं, दादियाँ, नानियाँ थीं, वो बड़े ऑथेंटिक सिंपल तरीके से खाना बनाती थी, तो उनके हाथ का खाने का मज़ा होता था। और दूसरा ये कि उनकी दाल सब्ज़ी में फ्लेवर, जो एक कुदरती फ्लेवर होता है ना बैंगन का, दालों का, या किसी भी सब्ज़ी का,
वो मर नहीं जाता था। अब हम मसाले डाल के उन चीज़ों को मार देते हैं। हर चीज़ में से कौरमे की स्मेल और कौरमे का फ्लेवर आ रहा होता है। सो ये चीज़ नहीं करें। आप दाल को दाल की तरह बनाएं, सब्ज़ी को सब्ज़ी की तरह बनाएं, उसको ऑथेंटिक तरीके से बनाएं तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। यहाँ पर मैंने प्याज को सौटे किया, और जब भी सब्ज़ी में प्याज डालें उसको आपने कभी भी ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना। उसको ट्रांसलूसेंट सा बना देना है आपने, सॉफ्ट करके उसको हल्का सा, बस एक वो थोड़ा शाइन करे, और कलर नहीं आपका कोई आना चाहिए, वरना आपकी सब्ज़ी काली काली पकेगी। सब्ज़ी खिली खिली पकने का राज ही यही है, आपने प्याज को बहुत ज़्यादा ना कलर नहीं देना। जब तक मेरा मसाला बन रहा है तो मैं आलू बैंगन काट लूँगी, क्योंकि ये वो सब्ज़ी है जो काट के अगर रखें तो काली हो जाती है। तो इस वजह से मैं जब मसाला बना रही होती हूँ ना, मैं इनको तभी काटती हूँ ताकि ये काली ना हो पड़ी होके ज़्यादा देर। तो प्याज को मैंने सौटे किया, उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी थी ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए दोनों चीज़ें। और हंडिया में ना टमाटर खड़े खड़े नज़र ना आए, वो बुरे लगते हैं। उतनी देर में मैं अपनी सब्ज़ी काट लूँगी, और हमारी ये जो मसाला है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, लाइक प्याज और टमाटर। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो उसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मीनवाइल हमारी सब्ज़ी भी साथ साथ कट रही है। अब हम यहाँ पर ये देखें, मैंने मसाला जो थोड़ा बहुत तैयार किया है उसमें मैंने डाला है नमक, और ये आप हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत डालेंगे जितना आपको चाहिए। उसके बाद सुर्ख मिर्च डाली है मैंने, और हल्दी डाली है, एंड दैट इज़ इट। इसके अलावा हम कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। देखिएगा आपको सही जो है ना बैंगन का जायका फ़ील होगा। हल्का सा पानी मैंने डाल दिया ताकि मसाला जले नहीं, और उसके बाद मैं डालूँगी बैंगन। अच्छा, यहाँ पर आप दो तरह से कर सकते हैं। आप आलू और बैंगन दोनों इकट्ठे भी डाल सकते हैं, और पहले बैंगन भी डाल लें अगर आपको घुले हुए बैंगन चाहिए। तो मुझे घुले हुए चाहिए थे, क्योंकि ऐसे बच्चों को ना पता नहीं चलता बैंगन पके, उनको यही लगता है आलू मसाले वाले बने हुए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बैंगन जो हैं वो उनको पका लिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, इससे ये कि ये घुले घुले पकेंगे। और अब मैं इसके अंदर आलू डालूँगी, क्योंकि आलू जब इकट्ठे डाल देते हैं ना, फिर आलू कुछ ज़्यादा ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आलू अब मैंने डाल दिए हैं, और दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद ये कि आपके जो आलू बैंगन हैं वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर अभी मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया, ये बैंगन और आलू का अपना पानी है जो कि आपको नज़र आ रहा है। बस आपने हल्की आंच पे इसको रखना है। मेरी दादो कहती थी दीवे दीवे दी आग। तो आपने इतनी आंच रखनी है कि ऐसा लगे जैसे दिया जल रहा है। तो पकते रहेंगे, सॉफ्ट होते रहेंगे। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ऑयल अब ऊपर आ गया है, बैंगन जो है अच्छे से घुल गए हैं, और आलू खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्ट हैं। कोशिश करें कि आलू सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं, वैसे ही बनाएं। यहाँ पर बच्चों ने शावर वगैरह ले लिया था, वॉशरूम से मैंने कपड़े निकाले, हस्बैंड ने भी शावर लिया था। तो मैं अब ये कपड़े जो है ना, यहाँ पे लॉन्ड्री बास्केट अभी रूम में नहीं पड़ी हुई, तो मैं क्या करती हूँ, जब लॉन्ड्री बास्केट रूम में ना पड़ी हो तो मैं ये कपड़े वगैरह, टॉवल्स या जो भी गंदे कपड़े वगैरह होते हैं, मैं सीढ़ियों में रख देती हूँ। फिर जो भी कोई बच्चा अगर ऊपर जाए या हुसैन भाई ऊपर जाए तो फिर उनको कह देती हूँ जाते हुए ले जाइए, या मैं खुद अगर ऊपर जाऊँ तो ले जाती हूँ। ये मैंने एक जुगाड़ रखा हुआ है। उसके बाद अभी मैं खाना बना ही रही थी, तो साथ साथ मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था मेरे पास ही, क्योंकि किचन में के पास ही डाइनिंग टेबल है। यहाँ पर बैठ के बच्चे पढ़ रहे थे, मैं इनको सुपरवाइज़ भी कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से स्पारे की इनकी छुट्टियां नहीं हुई, बहुत कम। जब हम नारायण का खान गए थे बस तभी छुट्टियां हुई थी। और लेकिन स्कूल की मतलब इनका जो समर पैक करना था वो नहीं मैंने इनको करवाया थ्रू आउट, जितनी देर मेहमान रहे थे उससे पहले कुछ करवाया था। और अब मैंने सोचा है कि इसको कंटिन्यू करूं ताकि इनका समर पैक जो है वो ख़त्म हो, और मैं इनको रिवीजन करवाऊँ और एक्स्ट्रा से कोई ना कोई काम करवाऊँ। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपना काम जो है ना वो कर रहे थे, साथ साथ मैं इनको सुपरवाइज़ कर रही थी और साथ साथ खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे ये भी बड़ा रिग्रेट हो रहा था कि बच्चों की पढ़ाई के काफ़ी दिन मिस हो गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, स्पारे से इनकी इतनी छुट्टियां नहीं हुई, वो माशाल्लाह पढ़ती नहीं है, लेकिन स्कूल का काम जो है ना रह गया। लेकिन खैर अभी भी मेरे पास पूरा 1 महीना है, मैं इस 1 महीने में इनको रिवाइज़ भी करवा सकती हूँ, और ये काम जल्दी इनका ख़त्म हो जाएगा, इतना कोई ज़्यादा काम नहीं है। उसके बाद इनका रिवीजन करवानी थी, मैंने स्कूल का इन्होंने पढ़ लिया था, और फिर स्पारे का टाइम हो गया था। तो आपको पता है कि मैं स्पारे के टाइम से पहले इनको खुद एक दफ़ा रिवाइज़ कराती हूँ, सुनती हूँ, फिर टीचर को ये सुनाती हैं। ज़रा रिवीजन हो जाती है तो गलतियाँ कम होती हैं, क्योंकि अभी छोटी हैं। दूसरा ये कि ज़ैनब अभी स्टार्ट ही इसने किया है, इसका पहला सपारा है,
30वां और नूरानी कायदा तो उन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन अभी भी वो जिसे कहते हैं ना एक फ़्लो नहीं बन रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा। दूसरा ये कि रिवीजन कर लें बच्चे तो फिर मिस्टेक्स कम होती हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं सेटिस्फाइड हूँ टीचर से भी और अपनी परफॉर्मेंस से भी कि ठीक जा रही हैं बच्चियाँ, ठीक कर रही हैं। सो यहाँ पर माशाल्लाह ज़ैनब के जो पहला स्पारा इन्होंने शुरू किया था उसके भी अल्लाह का शुक्र है 19 to 20 पेजेस हो गए हैं। यहाँ पर जी मैंने आज करनी है अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज़। ये जो बेडिंग वाली कबर्ड थी ना, ये काफ़ी खाली भी हो गई थी। दूसरा ये कि उलट पुलट भी बहुत हुई थी। तो आपको पता है मेहमान आए थे तो काफ़ी ज़्यादा बेडशीट्स निकली हुई थी, इसमें से टॉवल्स निकले हुए थे, इसके अलावा ब्लैंकेट्स निकले हुए थे। टॉवल्स तो मेरे ख़त्म ही हो गए थे, ड्रॉर में कोई टॉवल नहीं था सिवाय छोटे हैंड टॉवल्स के। तो सारे टॉवल्स जो हैं वो निकल गए थे और इस पोर्शन को आपने निगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि ये हस्बैंड क्या है उनका जो दिल करे यहाँ पर उठा के रख देते हैं। ये देखें ऊपर भी इन्होंने अपनी ड्रिल मशीन रखी हुई है। मतलब कोई भी चीज़ इन्होंने अगर थोड़ा लेज़ी फ़ील कर रहे हो ना तो इस कबर्ड में डाल देते हैं तो यहाँ पर इसको इग्नोर करना है। बाकी जो है इस कबर्ड में सारी मेरी बेडिंग्स होती हैं और एक्स्ट्रा पिलोज़ होते हैं, कुशन कवर्स होते हैं, टॉवल्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, खेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आप देख सकते हैं कि कितना बुरा इसका हाल हुआ हुआ है, उलट पुलट हुई हुई है। जल्दबाजी में, गहमा गहमी में ऐसे फिर काम हो जाते हैं। अब मैंने चूँकि सारी बेडशीट्स वगैरह अपनी वॉश की हैं, ये जो आपको बेड पे ढेर नज़र आ रहा है ये सारी धुली हैं। ये 2 3 4 दिन लग के मैंने ये सारे बिस्तर धोए हैं। इसमें खेस थे, ब्लैंकेट्स थे, बाकी बेडशीट्स थी, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, 3 3 बेड्स भी थे, मैट्रेसेस भी बिछ रहे थे, तो सबके ऊपर शीट्स वगैरह बिछ रही थी। और ये फ्लीस के जो ब्लैंकेट्स हैं, क्योंकि एसी में फिर ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी सारे लगे हुए थे, सारे यूज़ हो रहे थे। तो अब मैंने इनको, ये धुल गए थे, अब मैं इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके इनके पैकेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं जिसमें ये पैकिंग में आते हैं, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो उसी में मैं डाल के रखूँगी ताकि ये एक्स्ट्रा धूल मिट्टी से बच सकें। और दूसरा ये कि वैसे भी ऑर्गेनाइज्ड भी लगते हैं। सो यहाँ पर ये वाले जो ब्लैंकेट्स हैं मैंने ये भी वॉश किए हैं सारे ही अपने। और आज मैंने फाइनली फिर अपना जो ब्लू वाला है वो वॉश किया है। लास्ट में वो रह गया था तो मैंने सोचा कि लास्ट में धोऊंगी, अभी वो ड्राई हो रहा है, रात को हम वो लेके सो जाएंगे। सो ये सारे मैंने अब पैक करके रखने हैं और बस 2 निकालूंगी बाहर, एक बच्चों के लिए और एक अपने लिए। और इस कबर्ड को करते हैं ऑर्गेनाइज़। इसकी हालत जो है आप देख सकते हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करते करते चीज़ों को मैं कुछ चीज़ों का रिप्लाई करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ों का नहीं, कुछ बैड कमेंट्स मुझे आए थे, उनका मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। देखें, बहुत आसान होता है किसी के लिए भी मुंह से कोई भी बात निकाल देना, बहुत आसान है। आप अपना मुंह खोलें और कुछ भी कह दें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो भी सोशल मीडिया पे है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है या कोई टिकटॉक बना रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया है। आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, आपका राइट है, क्योंकि वो स्क्रीन पे आ गए हैं और अब आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान की अपनी डिग्निटी होती है। और मेरा ये मानना है कि काम पे जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कोई इंसान कैसा काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत से फलाई अदारे भी हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत से लोग ऐसे जो सर्विसेज दे रहे हैं वो भी हैं। ज़रूरी नहीं है आप किसी के बारे में भी कोई बात कर दें। इसी तरह व्लॉगिंग जो है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि वैरायटी है। कोई कैसा काम कर रहा है, कोई कैसा काम कर रहा है। मेरी एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ मदर, एज़ अ हाउसवाइफ और एज़ अ वाइफ ये पॉलिसी है, एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी ये पॉलिसी है कि मैंने किस तरह का काम करना है। मैं अपनी लिमिट्स को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है और मैं उस पे चलती हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि डूएबल हैं वो मैं करती हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि इससे मेरी डिग्निटी लूज़ होगी या मैं अपने ही जिसे कहते हैं कि आपको जवाब नहीं दे सकती वो करके, तो वैसा काम मैं नहीं करती। मुझे जो लोग 2 ढाई साल हो गए हैं मुझे मेरी इस जर्नी को जो लोग फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसा काम कर रही हूँ। उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है। उन्होंने मुझे बहुत से लोगों ने, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे तब से मुझे फॉलो कर रहे हैं और अभी तक वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डेली बेसिस पे उनके कमेंट्स आते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे उनसे बड़ी अपनायत है। तो वो जानते हैं कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं किसी के बारे में कोई हेट स्पीच नहीं देती।
कोई क्या काम कर रहा है, कोई कैसा काम कर रहा है, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करती, चाहे वो व्लॉगर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। मुझे पहले भी कभी कोई बैड कमेंट्स आते हैं तो मैं जब उनका ज़िक्र करती हूँ तो मैं बदतमीज़ी नहीं करती, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई, मुझे ऐसा नहीं सिखाया गया और एज़ अ पर्सन मेरी ये पॉलिसी भी नहीं है। इसी तरह मैं जो भी काम कर रही हूँ, कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ना तो बैड किसी के बारे में कोई हेट स्पीच दूँ, ना किसी को क्रिटिसाइज़ करूँ कि भाई मैं बहुत अच्छी व्लॉगर हूँ, आप अच्छी व्लॉगर नहीं हैं, ऐसा भी नहीं मैं करती। इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है मैं उस पर बात नहीं करती। मैं इस्लामिक डिस्कशन में नहीं जाती कि कौन सा फ़िरका अच्छा है, कौन सा बुरा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी तनाज़े से अपने आप को बचा कर रखूँ, क्योंकि मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई राइट नहीं पहुँचता मैं किसी भी बहस मुबाहसे में पढ़ूँ। मैं अपना काम करती हूँ, अपनी वीडियोस शेयर करती हूँ, और आज तक मैंने किसी से डिसरिस्पेक्टफुल होके बात नहीं की। कोशिश मेरी यही होती है मैं सबसे रिस्पेक्टेबल तरीके से बात करूं, और क्योंकि ये मेरी पॉलिसी भी है और मेरी एक प्रैक्टिस भी है। मैं सबसे आप जनाब करके बात करती हूँ। इवन मुझसे कोई तुम तू तड़ाक करके भी बात करता है तो मुझे समटाइम्स बुरा भी लगता है कि यार ये क्या तरीका है, लेकिन हर घर का अपना तरीका होता है। मेरे बहन भाई भी तुम तू कह के बात कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मुझे समटाइम्स अजीब लग रहा होता है, लेकिन मैं उन चीज़ों का माइंड नहीं करती। दूसरा, एक होती है इस्लाह और एक होती है तनकीद। इस्लाह किसी को बुरी नहीं लगती। मुझे जब जब किसी ने, बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे कमेंट में मेरी इस्लाह कर रहे होते हैं कि भई आप ऐसे ना करें, आप ऐसा ना करें। जैसे अभी रिसेंटली एक दो मुझे कमेंट्स आए कि आप अस्सलामु अलैकुम ठीक से नहीं बोलती। मुझे लगता था कि मैं बड़ा अच्छे से बोलती हूँ, केयरफुल होके बोलती हूँ। मैंने आज जब इंट्रो किया तो मैं बड़ी कॉन्शियस हो गई कि मैं आज मैंने गलती नहीं करनी। इसी तरह कोई भी मुझे कोई अगर इस्लाह मेरी करता है तो मैं उसको पॉजिटिव लेती हूँ और मैं कभी माइंड नहीं करती। मैं कमेंट में भी कहती हूँ नहीं, मैंने आपकी बात का माइंड बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन एक होती है तनकीद, उस पे ऑफ कोर्स हर कोई ऑफेंड हो जाता है, और मेरे जैसा इंसान जो किसी से बदतमीज़ी नहीं करता, जो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, मुझे किसी पे गुस्सा भी आया और मैं चुप कर जाती हूँ, मैं बात नहीं करती, तो मुझे लगता है कि ये बेटर है इसके बजाय कि आप कुछ बुरा बोलें, कुछ बदतमीज़ी करें। उससे अच्छा है कि आप चुप कर जाएं और एक साइड पर हो जाएं और उस पर्सन को अपनी लाइफ में हैप्पी रहने दें कि वो इंजॉय करे आपके बगैर। लेकिन इस तरह की बातें कर देना, किसी को इतना डिग्रेड कर देना, किसी की बॉडी शेमिंग कर देना, या किसी को नीचा दिखाना, या ये अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालना और सोचना कि वाह हमने तो कोई तीर मार लिया है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी को कोई चुभती हुई बात कह दी है, उससे उसके तन बदन में आग लग जाएगी और आपकी रूह की तस्कीन हो जाएगी, तो शायद आपकी रूह की तस्कीन हो गई हो, लेकिन एक अदालत अल्लाह के पास भी लगनी है, और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों का एक अलग ही हिसाब होगा अल्लाह की अदालत में, जो किसी को बग़ैर जज किए, बग़ैर देखे, सोचे समझे, मिले, उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं और उसके बारे में जो दिल में आए वो कहना शुरू कर देते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। मैं बहुत छोटी थी, आई गेस मैं मिडिल से भी आई थिंक छोटी थी, और एक दफ़ा हमारी टीचर ने हमें इस्लामियात पे लेक्चर दे रही थी, और वो कहती कि हर इंसान अल्लाह का बनाया हुआ होता है, और किसी भी इंसान के बारे में अगर आप दिल में भी वो जा रहा है, किसी को वो कुछ नहीं कह रहा, और आप दिल में गुमान कर लें ओहो इसकी बॉडी कैसी है या इसका रंग कैसा है, तो अल्लाह ताला इस बात से भी खफा हो सकते हैं। वो बात मेरे दिल में ऐसी घर की कि उसके बाद मैंने कभी किसी की बॉडी पे कोई भी अपनी राय नहीं बनाई। अगर कभी दिल में ख़्याल भी आता था तो झड़क लेती थी कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे ऐसी सोच से। तो मुझे नहीं समझ आती कि लोग कैसे मुंह भरकर किसी को कोई भी बात कर देते हैं, ये जाने सोचे बगैर कि वो पर्सनली कितना कैसा इंसान है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो कैसा है। अगर कोई बुरा भी हो ना, तो आपका कोई राइट नहीं बनता उसके बारे में कोई बात करना, ये अल्लाह और उसका मामला है। पता नहीं अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई एक बात कितनी अच्छी है, और आप जो बहुत अच्छे बनते फिरते हैं, आप अल्लाह के नज़दीक आपका ये अमल कितना बुरा हो सकता है। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं किसी को हर्ट ना करूं,
मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात ना करूं, किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में, किसी की रंगत के बारे में, किसी के स्किल्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी डिज़र्व नहीं करती कि कोई मेरे बारे में ऐसी बात करे। और जब तक मैं खुद ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं हर किसी को कटघरे में खड़ा करके हर किसी को लान तान करूँ, बदतमीज़ियाँ करूँ और बड़े अल्फाज बोलूँ, कुफरिया अल्फाज, शिरकिया अल्फाज, या जिसे कहते हैं कि किसी की के लिए इंसल्टिंग बातें करूं। जब मैं ऐसी इंसान नहीं हूं तो मेरा ख्याल है कि मैं भी डिज़र्व नहीं करती। और ऐसी बातों से डरा करें, ऐसी बातों से बचा करें, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक कोई एक बुराई, कोई छोटी से छोटी बुराई भी बड़ी हो सकती है और कोई छोटी से छोटी अच्छाई भी बहुत बड़ी हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे गरूर, तकब्बुर और इस तरह की चीज़ों से, और अपने आप को बेहतरीन समझना और दूसरों को बिल्कुल कमतर समझने से अल्लाह पाक महफूज रखें हम सबको, मेरी यही दुआ है। खैर, यहाँ पर हमारी साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई थी। अब आपने हालत देख ली होगी कैसी है कबर्ड की। अल्लाह का शुक्र है कि अरेंज हो गई है। और यहाँ पर मैंने ऊपर तो सारी बेडशीट्स रखनी है रूटीन की, और यहाँ सारे पिलो कवर्स हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा पिलो कवर होते हैं। कुछ पुरानी बेडशीट्स अगर मैं किसी और यूज़ में ले लूँ तो मैं उनके पिलो कवर्स नहीं फेंकती, उसको मैं फिर नीचे ग़िलाफ़ के तौर पर यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर कुछ हैंड टावल्स पड़े हैं। ये एक्स्ट्रा बैग्स अभी जो मैंने मंगवाए थे कवर्स बेड के, उसके पड़े हुए हैं। तो इस तरह कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो मैंने मिसलिनियस चीज़ें हैं वो यहाँ पे रख दी हैं। सारे टॉवल्स हमारे यहाँ पर मैंने रोल की शक्ल में इनको फ़ोल्ड किया और यहाँ पर रख दिया है। एक तरफ वाइट, एक तरफ कलर, और कुछ वॉशरूम्स में ऑलरेडी लगे हुए हैं, हर वॉशरूम में। और इवन जो मेरे हस्बैंड एक वॉशरूम यूज़ कर रहे होते हैं वो कहते हैं कभी भी इसका टॉवल इधर उधर नहीं होना चाहिए, अगर आपने ड्राई करने के लिए रखा है तो उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और भी होना चाहिए। तो इस तरह मेरे टॉवल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ये वो बेडशीट्स हैं जो मुझे बड़ी पसंद हैं। मेहमानों के आए पे मैं ये बिछाती हूँ, ये मुझे होटल लुक देती हैं। और खेस रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सारे मेरे 5 फ्लीस के ब्लैंकेट्स हैं जो यहाँ पर आ गए हैं, और बाकी 2 हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, सो ये वो हैं, और आज वो वाले भी धुल जाएंगे। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सारी बेडिंग्स एंड पिलो कवर्स सब कुछ ऑर्गेनाइज़ हो गया। यहाँ पर कुछ मिसलिनियस चीज़ें पड़ी, जैसे ये रज़ाई का कवर पड़ा है, एक्स्ट्रा पर्दा पड़ा हुआ है, और नीचे एक मैट्रेस कवर पड़ा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस कबर्ड को मैंने ठीक नहीं किया, इस पोर्शन को, क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम था। तो मैंने सोचा आज ये वाला काम कर लिया, इसको फिर किसी दिन कर लेंगे, क्योंकि थकना नहीं है हमने, ऑर्गेनाइजेशन करनी है लेकिन साथ साथ थकना नहीं है। यहाँ पर कुछ मिसलिनियस चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कुछ कवर्स हैं, एक्स्ट्रा बेडशीट्स हैं, और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये सर्दियों की बेडशीट्स हैं जो मेहमानों के आने के लिए मैंने रखी होती हैं। सो ये कुछ कबर्ड की हालत है। अल्लाह का शुक्र है कि अब ऑर्गेनाइज़ होगी, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन चीज़ें सारी जो हैं वो मैनेज हो गई हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और हमें भी आसानियाँ बांटने वाला बनाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।